हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी वाला पोर्शन करेंगे। उसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आपने पहले पेपर देख लिया है तो उसको आप टेस्ट की तरह ले सकते हैं। 50 में से आपके लगभग 45-46 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इससे पहले इस चैनल में कोई वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में UPSSC वीडियो के लिए हिंदी और जीके के मतलब हिंदी तो लगभग सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं और जीके में काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें आपका यूपी जीके पूरा कराया गया है, पॉलिटी कराया गया है। उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ना उस पर वीडियो मैंने डाले हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। पत्र से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस पे मैं वीडियो नहीं लाया हूँ, अभी मैटर उसका मैं तैयार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो अपने आप आंसर कर देंगे। अब देखो, मच्छरों की शिकायत के लिए मतलब मच्छरों के प्रकोप बढ़ गए आपके एरिया में तो आप शिकायत पत्र लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन लिखा है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, तो लग रहा है सही है, स्वास्थ्य अधिकारी को आप लिख सकते हैं। और दूसरा लिखा प्रधानमंत्री। मच्छरों की शिकायत के लिए सीधा प्रधानमंत्री जी के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे, तो दूसरा तो गलत है। प्रधानाध्यापक जी को, किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक जी को आप मच्छरों के प्रकोप के लिए थोड़ा लिखेंगे शिकायत पत्र। ऐसे ही शिक्षा अधिकारी को एजुकेशन से रिलेटेड मामलों के लिए लिखेंगे ना, तो आपका आंसर सही होगा ए। मतलब आपने ये नहीं भी पढ़ा तो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। मतलब जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, क्या लिखा है, और जो व्यंजन के उच्चारण के लिए सहायक होते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखो, थोड़ा घुमा के पूछा है तो देखो, खुद उनको बोलने के लिए तो किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वो हो गए आपके स्वर। बोल रहा है कि व्यंजन को उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। दिया गया ई मतलब छोटा ई, फिर बड़ा ई, चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो उच्चारण स्थान पता करने के लिए आप उनको बोल के देखिए। तो इनको आप यदि बोलोगे ना ई चा छा जा, तो क्या होता है ना कि आपकी जीभ जो है ना वो ऊपर टकरा रही है आपके अपर जाव में, और कहाँ पे, जहाँ पे दांत के और पीछे, तो उसको तालु बोलते हैं। तो तालव्य ये हो गए, इनका उच्चारण हो गया तालव्य, तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। रटने की अपेक्षा हर टॉपिक को आप समझने पे यदि ध्यान देंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं, व्यंजन। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है, छोटा या बड़ा मिलते हैं तो हमेशा बड़ा हो जाता है। तो पुस्तक प्लस आलय, पहला जो पुस्तकालय लिखा है ना, तो पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय, तो पुस्तक में आ लगा है और आलय में आ है, तो क्या हो गया, पुस्तकालय। आपकी हो गई स्वर संधि, वो भी दीर्घ स्वर संधि इसी में है। सदगति लिखा है ना, तो सत प्लस गति होता है। दिग्दर्शन तो दिक प्लस दर्शन होता है। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल होता है। तो ये सब आपके जो बाकी है ना वो स्वर संधि के उदाहरण आपके नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो गगनचुंबी में आपको समास ढूंढना है। तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली। समास विग्रह आप करेंगे उसके बाद आइडिया लग जाएगा। तो गगन को चूमने वाली आपका हो गया तत्पुरुष। 7वां क्वेश्चन नंबर है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अपशब्द में बोल रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। मतलब जो अपशब्द है ना उसको व्याकरण की दृष्टि से हम लोग क्या बोलेंगे।
अब इसमें देखो विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, तो इसमें क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा चेंज इनको करना चाहिए। तो इसमें बोलना चाहिए रेखांकित शब्द में क्या प्रयोग हुआ, ये पूछना चाहिए। तो क्योंकि इसमें जो अपशब्द लिखा है ना, तो अप प्लस शब्द, तो अप यहाँ पे उपसर्ग लगा है, तो सी ऑप्शन इस तरह से इसका सही होगा। बाकी ये न विशेषण है, न संज्ञा है, न अव्यय है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अफसोस मैं नहीं जा सका। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा अव्यय, तो अव्यय आपने यदि नहीं पढ़े तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो सीधी सी बात है 1 मिनट लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो सब इसी तरह के दिए हैं, संबोधन सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक। तो अफसोस मैं नहीं जा सका, तो ये शोक सूचक है, इसमें अफसोस हो रहा है ना, उसको रिग्रेट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम मतलब संस्कृत को जो आपको लगे। कोयल, कोयल, कोयल का आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में तो ये हो जाता नहीं। कोयल का क्या होता है, कोकिल, कुक्कुर, देखो कुत्ता का कुक्कुर लिखा है ना, यही तत्सम है आपका। लाख का लक्ष्य होता है और भीतर का अभ्यंतर होता है, अंदर। तद्भव पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, जो संस्कृत का नहीं होगा, संस्कृत के शब्द को तोड़ मरोड़ के लिखा गया होगा। आलस पहले समझ में आ रहा है, तद्भव 10 का ए नंबर, क्योंकि कुष्ठ अंधकार अंधेरा लिखा होता, उल्लास उल्लास लिखा होता, ये कुछ ऐसा दूसरा चेंज कर देता आपका। 11 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो मैंने जो तद्भव तत्सम में वीडियो बनाया, उसमें अर्ध तत्सम को भी बताया है, वो जाके आप देख लीजिए यदि नहीं पता। तो अर्ध तत्सम क्या होते हैं कि तत्सम से जब तद्भव बनता है, तो बीच के मतलब जो शब्द न तद्भव होता है न तत्सम होता है, बीच का होता है। तो जैसे लिखा है ना, बी ऑप्शन दही, ये दही आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अर्ध तत्सम में। तो देखो होता है दधी, ये हो गया तत्सम, दही हो गया अर्ध तत्सम, और तद्भव हो जाएगा दही, जो हम लोग दही बोलते हैं वो तद्भव है, वैसे होता है दधी। क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी शब्द इनमें से पहचानना है। ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो ग्लास जो दिया गया ये इंग्लिश वर्ड है, देखो ग्लास हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ विदेशी शब्दों को जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए इसमें, और मैंने जो वीडियो बनाया वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो आपको संज्ञा इसमें से पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो इसमें से लिखा है ना कि अनुशासन में रहना चाहिए, जैसे हमें अनुशासन में रहना चाहिए, तो ये आपका संज्ञा है डी। अनुशासन व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति की प्रगति के लिए आवश्यक है। आप की राह सब देख रहे हैं। अब इसमें सर्वनाम तो है, लेकिन पूछ रहा है किस तरह का सर्वनाम है। तो आप, ये है ना निजवाचक सर्वनाम है, डी ऑप्शन सही है। 15वां, निम्न में से विशेषण पहचानना है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बता रहे हो, मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो इसमें नैतिक जो लिखा है ना, वही विशेषण है, बाकी आपके विशेषण नहीं है। धीरे धीरे बोल रहा है कि इसमें क्या है, तो धीरे धीरे है ना क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो लिखने के पहले ही प्रयुक्त हुआ है ना धीरे धीरे, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन जो लगा है वो पूछ रहा है कि क्या है, तो जो लेकिन है ना वो एक अव्यय है, बी ऑप्शन आपका सही है। 18 क्वेश्चन नंबर, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो जो ही है ना, ये आपसे पूछ रहा है कि ही है ना, ये क्या है, सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है। तो निपात मैंने आपको बताया था कि जो निपात होता है ना, वो विभक्ति जो होता है ना, वो
उसी को निपात भी बोलते हैं। तो ये जो ही है ना, ये निपात ही है। 19 क्वेश्चन नंबर है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो आकाश बोल रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपसे पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये ध्यान रखना है। व्योम तो है, गगन है, रसाल, रसाल तो आपका आम का है, ये रसाल नहीं है, नभ है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, संतोष महाधन है। तो संतोष का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो संतोष ऑप्शन जो पहला दिया गया है संतोष बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, संतोष का संतोष। क्वेश्चन नंबर 21, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो ये न्याय अन्याय। तो देखो शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। अब देखो न्याय और अन्याय तो ये आपके विपरीत हो गए, धरा और पृथ्वी तो सेम हो गए, अचल और अचला तो अचल का मतलब होता है जो ना चल पा रहा हो, स्टैटिक, और अचला का मतलब होता है पृथ्वी, मान का अपोजिट अपमान। तो जो सही जोड़ी है ना ये आपकी सी है। मतलब शब्द युग में ये उस तरह का है कि जिसमें वो लिखने में एक समान होते हैं, समानार्थक शब्द का ये पूछ रहा है समझ लो। तो इसमें समानार्थक शब्द पूछता तो और आसान रहता। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरों की बातों में दखल देना। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है कि दूसरों की बात में जो दखल देता है, तो हस्तक्षेप, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, मुंबई के निकट पूना है। तो जो निकट है ना ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द, या सर्वनाम या संज्ञा। तो लिखा है ना मुंबई, अच्छा के निकट दोनों में लगा है, तो सीधी सी बात है ये संबंध सूचक है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो के लिए जो लिखा है ना वो आपका क्या है, तो जो के लिए है ना अब, तो ये आपका परसर्ग है या विभक्ति आप बोल सकते हो। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब ये यहाँ पे देखो वचन के लिए पूछ रहा है, तो लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। ए बी सी तो सही है, लेकिन सखी का सखियाँ होगा, सखियाँ नहीं होगा, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। तो यही आपका जो डी ऑप्शन है ना ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है वो कौन से वाच्य में होता है। तो कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार तो भाववाच्य। भविष्यत काल को पहचानना है आपको, मतलब भविष्य काल को, सीधी सी बात है। गाय घास चरती है, ये तो नहीं हुआ भविष्य काल, ये वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया था, ये तो भूतकाल हो गया। मैं कल घूमने जाऊंगी, यही भविष्य काल है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। सीधी सी बात, तू का बहुवचन पूछ रहा है, तो तुम लोग। बी ऑप्शन सही है, बाकी कुछ नहीं। 29 क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पूछ रहा है। तो उनको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ये क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर इसका प्रकार आपसे पूछ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक तो है नहीं, विधानवाच्य, निषेधात्मक, आज्ञावाचक। निषेधात्मक मतलब मना तो किया नहीं जा रहा है, आज्ञावाचक क्या आज्ञा दी जा रही ना, तो आपका ये विधान वाक्य है। बी ऑप्शन आपका सही है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को
पहचानिए। तो यहाँ पे तुमको नहीं प्रयुक्त होगा, तुम्हें यहाँ पे प्रयुक्त होगा, तो यही आपका गलत है। तुमको मुझे पढ़ाना का ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, लेकिन वो बात कर रहा है अदर पर्सन जो है ना, वो मुझे पढ़ाएगा। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा? ये पूर्ण विराम की बात कर रहा है, ये पूर्ण विराम है। दिमाग में पहले तो आता है अरे ये कहाँ से लग गया रेखांकित शब्द, ये तो सब बाहर चले गए, लेकिन वो पूर्ण विराम ही पूछ रहा है। 33 क्वेश्चन नंबर, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ऊपर अभी जो नीचे रेखा खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अधोरेख चिन्ह, नीचे का रेखा चिन्ह। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? उसने तो मेरी आँखें खोल दी। तो इसमें आँखें खोल दी का अर्थ, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, आँखें खोल दी का। भ्रम दूर करना पहले ऑप्शन आपका सही है। लोकोक्ति आ गई, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब जब कोई विपत्ति सर पे आ जाए तभी आप कोई काम करो। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। बी ऑप्शन सही लग रहा है, यही सही है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, इसके लिए एक शब्द क्या बोल रहा है? ये मतलब पृथ्वी, ग्रह, तारे, ये जहाँ पे रहते हैं, तो ये आपका अंतरिक्ष में रहते हैं। बी ऑप्शन सही है। 37 क्या बोल रहा है? समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है कि समानार्थी कौन सी है। अभी मैं समानार्थी उसमें बोल गया था अचल अचला में, लेकिन वो अनेकार्थी अनेकार्थी होना चाहिए अचल अचला, क्योंकि दोनों का अर्थ समान थोड़ी है। अब इसमें समानार्थी पूछ रहा है, मतलब दोनों का अर्थ समान होना चाहिए। पार्वती महेश्वरी, पार्वती महेश्वरी, यही सही है। व्यवहारिक अव्यवहारिक तो अपोजिट है। शेर शेरनी, फीमेल मेल, लड़का लड़के, ये एक वचन बहुवचन। 38 पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा है, कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो थोड़ा सा आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे तो आप आंसर कर लोगे। देखो अवध, अवध अयोध्या के आसपास का रीजन, छत्तीसगढ़, बघेली, बखेलखंड है ना, ये सब जो आपके हैं ना, ये आपके हैं पूर्वी हिंदी। लेकिन जो जयपुर है ना, ये राजस्थान में पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है ना, इंडिया के ही पश्चिम में पड़ता है, या हिंदी क्षेत्र में बोल दो। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है कि ये पूर्वी क्षेत्र हिंदी क्षेत्र की बोली नहीं है, जयपुरी। जयपुर है ना, बस उससे आइडिया लगाओ। 39 हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में तो बोली जाती है, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। बिहार में ये बोलो सोचोगे बिहारी बोली जाती है, लेकिन बिहारी बोली जाती है लेकिन लिखी हिंदी ही जाती है। तो आपका जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे मराठी चलती है, ये हिंदी भाषी नहीं है। डी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, ये ऑप्शन आपका सही है। ये ना आएगा तो फिर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन नंबर 41 अनुवाद पूछ लेता है। इसमें कई क्वेश्चन में अनुवाद आया है। डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा? प्रदूषण से बचना चाहिए, पर्यावरण की हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या, यही ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि प्रदूषण की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे कहीं पे, और प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसमें पर्यावरण तो कहीं पे आया नहीं। एनवायरनमेंट यदि शब्द आप पकड़ लोगे तो देखो कि वो लेखी में आया है, यदि मतलब नहीं भी पता तो देखो इस तरह से दिए, इनको और घुमा के देना चाहिए था। 42 क्वेश्चन नंबर अब इसमें भी पूछ रहा है कि अनुवाद इसका करना है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। पहले इंग्लिश से हिंदी, अब हिंदी से इंग्लिश। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, तो एजुकेशन इज, ये तो होगा ही। अब ऐसा कुछ है कि नींव है तो फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन। देखो पहले फाउंडेशन, नींव शब्द आया, यहाँ फाउंडेशन देखो एक ही में आया है। कुछ भी आपको करके
येन केन प्रकारेण ज्ञान निदर्शाना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आ गया गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काफ़ी अच्छा गद्यांश है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, ये भी आपको पता चल जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल में कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। आदि अलग है और का अलग है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर, तुलसी, शशि, उडगन, केशव दास वे अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अब पूछ रहा है कि सूरदास जी किस काल के संत कवि थे। देखो अभी यहाँ आया था, भक्तिकाल के लिखा है ना, ये भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी, तो ये भक्तिकाल के थे। तो आपका ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कौन बोल रहा है कि सूरदास जी की रचना नहीं है। तो मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि सूरदास जी की रचनाओं में ना सा सभी में आता है, सूर आता है तो सा आता है। तो सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी ये सब हैं। रामायणी जो है ना, साखी शबद रामायणी, ये कबीरदास जी की है। अब बोला है कि सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता। इसको एक बार देख लेते हैं। रस की बात यहाँ पे कर रहा है। देखो ये लिखा है वात्सल्य, श्रृंगार, शांत। वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, बस ये 3 याद रखो। ये 3 होंगे, बाकी चौथा नहीं होगा। वात्सल्य, श्रृंगार, शांत। भयानक नहीं है, डी ऑप्शन सही है। बोला नहीं पाया जाता, भयानक रस नहीं पाया जाता। रचनाओं से क्वेश्चन आ गया। इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मुझे 2 टॉपिक पे वीडियो बनाना है, एक पत्र पे, एक रचनाओं पे, मतलब हिंदी के जो हैं। तो इस पे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा आपका पेपर की डेट आ गई है, आपको पता ही होगा 26-27 को है आपके पेपर। मतलब अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, डेट तो काफ़ी पहले आ गई थी। तो आधे अधूरे पूछ रहा है किसकी रचना है। तो 1 मिनट, किस विधा की है ये भी पूछता है। तो ये आपका आधे अधूरे नाटक है। और किनका लिखा हुआ है? मोहन राकेश जी का। बहुत ही फेमस है। मोस्ट फेमस रचनाएं आप पढ़िए, ज़्यादा के चक्कर में ना पढ़िए, क्योंकि सब याद नहीं रहता, सब अटरम गटरम हो जाता है। जयद्रथ वध ये किसकी रचना थी? ये भी बहुत फेमस थी। ये थे मैथिली शरण गुप्त जी की। 49 क्वेश्चन नंबर है, छायावादी रचनाकार कौन से हैं। तो छायावाद एक युग है ना, वो तो उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे आगे आता है, और सुमित्रानंदन पंत जी भी उसी के हैं छायावादी। 50वां क्वेश्चन नंबर है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। अब इससे पहले आ गया था पैसेज, उसमें लिखा है कि 4 भागों में विभक्त किया गया, वही फिर से क्वेश्चन आ गया। और इसमें भी बी ऑप्शन सही है। पेपर बनाते टाइम पता नहीं कुछ हो गया लगता है उनको। तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन पूरे। तो आपके 25 मिनट भी नहीं लगे, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। जितने आपके, मैं समझ लो 45-46 सही है, तब आपकी तैयारी सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।